जी 50 आप नॉट आउट, स्टिल गोइंग। लेक्चर 50 स्टार्ट करते हैं जी। FAR 1 का बोले मत। हफ्ते की वजह से छुट्टी कर ली बच्चों ने, नुकसान हो जाएगा। ये सवाल होमवर्क में दिया था जी, कितने बच्चों ने किया? अगले 2 सवालों पे अभी होमवर्क लिख लें, बाद में मुझे याद नहीं भी रहता या लेट भी हो जाता है बंदा। अभी लिख लें होमवर्क, इससे अगले दोनों सवालों के ऊपर अभी लिख लें होमवर्क। पेज नंबर 457 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये आपके होमवर्क में होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, कल क्लास के एंड पे बच्चों ने कहा जी कुछ समझ नहीं आई, तो कुछ बच्चों ने, तो वो तो वैसे ही रूटीन होती है, आपको जाते हुए अक्सर समझ नहीं आ रही होती। एक तो घर पे जाके उसको करना होता है दोबारा, और फिर अगले दिन वो सारी बात रिवाइज भी होनी होती है। तो ये वाला सवाल बिल्कुल क्लास वाले सवाल जैसा था, इसको आपने भी सॉल्व किया, मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं। ठीक है जी, सॉल्व मैं कर लाया हूं। लोन ऑब्टेन यकम मार्च, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च, पेमेंट डिटेल्स में पहली पेमेंट भी यकम मार्च। ये तीनों डेट्स हमारी रेलेवेंट थी क्योंकि हम कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट करते हैं लेटर ऑफ इन 3 डेट्स। कल बात की थी कि आपने लेटर क्यों यूज करना है, मैंने मिसाल दो मिसालें दी थी। मैंने कहा था मिसाल के तौर पे आपने कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी यकम जनवरी को, यकम मार्च को कंस्ट्रक्शन शुरू की, लेकिन लोन यकम जनवरी से ही आया हुआ था। अब माना कि बैंक को इंटरेस्ट देना है यकम जनवरी से, लेकिन एसेट की कॉस्ट में ऐड करना तब शुरू करेंगे जब एसेट बनना शुरू होगा। ठीक है ना, एसेट ही नहीं बन रहा तो कॉस्ट कैसे एसेट की कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं आप? इसलिए आप यकम जनवरी को लोन आए और यकम मार्च को कंस्ट्रक्शन शुरू करें तो लेटर यकम मार्च से कैपिटलाइजेशन की कमेंसमेंट करेंगे। फिर हमने दूसरी एक मिसाल भी ऐसे ही ली थी कि मिसाल के तौर पर आपकी कंस्ट्रक्शन यकम जनवरी से शुरू हो गई, लेकिन लोन आपने यकम मार्च को लिया। अब चाहे कंस्ट्रक्शन यकम जनवरी से हो रही है, इंटरेस्ट होगा तो ऐड होगा ना। पहले 2 महीने में तो लोन ही नहीं था, तो फिर इंटरेस्ट कैसे ऐड करें? तो इसलिए लेटर का रूल हमने रखना है कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट पे। ठीक है भाई साहब, आपने मुझे याद नहीं कराया, हफ्ता गुजर गया, हमने टेस्ट नहीं डिस्कस किया। नहीं 3 दिन मतलब ये हफ्ता तो अब मंडे को इन बच्चों के पास मेरे आने से पहले उन बच्चों के पास भी टेस्ट हों, और फिर मुझे आते साथ ही किसी और चीज़ की तरफ नहीं जाने देना आपने। टेस्ट डिस्कस करेंगे, वैसे टेस्ट डिस्कस हो जाएगा। अब निंजा वाला सवाल ही आपको परेशान कर रहा है, वरना IF36 को तो आपने करके सवाल कर दिया होना है ना, आसान सवाल था ना। चले अच्छा जी, मंडे को लाजमी टेस्ट डिस्कस करना है भाई। मंडे को मैंने लाजमी टेस्ट, 3 दिन हो गए डिले, प्लीज। पहली क्लास वाले याद नहीं कराते, ये करवाते हैं, फिर फायदा कोई नहीं होता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सुने, तो कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन हमने कहा था कब करेंगे? लेटर ऑफ लोन रिसीव्ड, वर्क स्टार्टेड या फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट। और सीज कर देना है, रोक देना है, कैपिटलाइज करना है एसेट की कॉस्ट में इंटरेस्ट को जिस दिन एसेट कंप्लीट हो जाए, या इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हमारा प्रोजेक्ट साल में एंड ही नहीं होगा ना, तो ये रेंट पे तो हर चीज वैसे ही हो जाती है, पर वो सिचुएशन अभी आज नहीं आई। ठीक है, अच्छा तो कमेंसमेंट और सिजेशन की डेट हम यहां से डिटरमिन कर सकते हैं। 8 मंथ्स निकली थी बच्चों ने हाथ से सवाल किया ना घर में, ठीक है, जबानी तो नहीं करके आए हुए, अकाउंटिंग जबानी तो नहीं करते, हाँ हाथ पाँव में तो नहीं पकड़ा था पेन जी। तो लोन रिसीव यकम मार्च, वर्क स्टार्टेड यकम मार्च, फर्स्ट पेमेंट यकम मार्च, ये तीनों डेट्स तो सेम थी। अभी लिखते रहे 3-4 दिन और लिखते रहे, जब तक कि मैं मना ना कर दूं कि जबानी करना है या कुछ शॉर्ट करना है, आप ये लिखते रहे। ये स्टैंडर्ड का रूल है बेटा, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड का रूल को ये सारा एक ही दफा तस्वीर ले लेना फोटोग्राफर। अच्छा वो कहता है सर फ्लैश की वजह से पकड़ा क्यों, वरना मैं कम था। अच्छा तो ये तीनों डेट्स हमारे सवाल में सेम है, ठीक है। और वर्क, ये मैं कह रहा था कि स्टैंडर्ड का रूल है, इसको लिखते रहना है आपने, ठीक है, जब तक कि ये अच्छे तरीके से याद ना हो जाए। और सिजेशन वर्क कंप्लीटेड पर करते हैं, और वर्क कंप्लीट हो रहा है यकम नवंबर को। तो यकम मार्च से यकम नवंबर तक, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर अक्टूबर 8 मंथ्स बन रहे हैं। कितने महीने बन रहे हैं? 8 महीने। तो 8 महीने की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे और बाकी 4 महीने को एक्सपेंस आउट करेंगे। Am I right? No, I am absolutely wrong. बाकी 4 महीने की तो कॉस्ट है ही नहीं, 2 महीने की है। लोन आया है यकम मार्च को, तो टोटल 10 महीने का इंटरेस्ट देना है बैंक को, 8 महीने एसेट कॉस्ट में ऐड करना है और आखिरी 2 महीनों का एक्सपेंस आउट करना है। तो जो सवाल क्लास में किया था वो ज्यादा मुश्किल था, ठीक है। बहरहाल रिक्वायरमेंट इसकी भी यही है कि आपने 31 दिसंबर 2018, 19, 20 3 साल की इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है और 3 साल की बैलेंस शीट भी बनानी थी। कितने बच्चों ने 3 साल की बनाई? कितने बच्चे 1 साल की बना के आ गए मुंह उठा के? रिक्वायरमेंट को पढ़ लिया करो। अच्छा कितने बच्चों ने सवाल को अटेम्प्ट किया हुआ है? तो ये जिन्होंने हाथ नहीं खड़े किए, ये अगली बार का इरादा रखते हैं, पक्का इरादा रखते हैं? नहीं, क्यों नहीं होमवर्क किया जी? कितने बच्चों ने होमवर्क नहीं किया? हाथ खड़ा करें। होमवर्क नहीं किया, ऊंचा 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 हाथ खड़ा करें। होमवर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया हुआ। अच्छा अब ये वाले हाथ नीचे कर लें। कितनों ने होमवर्क किया हुआ है? अब वो हाथ ऊपर खड़ा करें। ये वाली लाइन सारी बीच में लड़कियों की बैठी है और इधर से जिन्होंने दोनों दफा हाथ खड़ा नहीं किया। क्यों परेशान करते हैं जी आप लोग उस्ताद को? जो बात पूछिए बता दे, किया है नहीं किया बताया करें, ठीक है।
अच्छा जी, तो 8 महीने की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है। ओके, यकम मार्च को लोन आया तो जनवरी फरवरी में तो था नहीं, तो बाकी 2 महीनों का 2018 वाले साल में प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस बनेगा। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। लोन अमाउंट कितनी है जी? लोन अमाउंट इज 80,000 और इंटरेस्ट रेट इज 12% और रिक्वायरमेंट के साथ लिखा हुआ था लाइफ ऑफ बिल्डिंग 10 साल है, ये फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रिसिएशन दी गई, और लोन रीपेबल है 2025 में। कल मैं एक चीज भूल गया था, कल का जो सवाल क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवाया था उसमें हमारा जो 6 लाख का लोन था, साल कौन सा था, ईयर एंड क्या था, पिछले ईयर एंड क्या था, 31 दिसंबर 16 था। कल वाला सवाल ओपन करो ना, ईयर एंड क्या था, 31 दिसंबर 16 था। तो 31 दिसंबर 16 के ऊपर खड़े होकर वो 6 का 6 लाख आप पर लायबिलिटी थी। मैंने बैलेंस शीट बनाई थी तो मैं जाते जाते चूंकि सिर्फ एसेट किया और टाइम खत्म हो गया था, मैं वो भूल गया बताना भी। एटलीस्ट हमें उसको मैं बता देता तो ठीक था, बहरहाल लिख लेना है आपने। तो अभी चले जाए कल वाले सवाल के ऊपर जो क्लास में करवाया, उसमें जो बैलेंस शीट बनवाई थी उसमें प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या बिल्डिंग जो भी आपने लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा था, उसके नीचे एक नई हेडिंग दें आप, NCL नॉन करंट लायबिलिटीज की हेडिंग दें और लिखें लॉन्ग टर्म लोन, लिखें लॉन्ग टर्म लोन, और सारे का सारा 6 लाख लॉन्ग टर्म है। क्यों भाई? कल हमने सवाल किया ना क्लास में, मैंने जो क्लास में सॉल्व करवाया उसमें जो बैलेंस शीट बनवाई थी वो कितने बच्चों ने नोट की हुई है? वो तो सबको ही करनी की नहीं सबने जी। तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में एसेट तो नजर आ रहा है बुक वैल्यू पे, पर मैं लोन लिखना भूल गया था उसमें। तो लोन भी हमारे ऊपर क्लोजिंग डेट पे एक लायबिलिटी है, नॉन करंट लायबिलिटी की हेडिंग देकर लॉन्ग टर्म लोन लिखो और पूरा 6 लाख लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि हम खड़े थे 31 दिसंबर 2016 पर, और लोन रीपे कब जाके हो रहा था? देखो, पता नहीं ये क्लास ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। बस रहने दो, अब बस रहने दो, दिल तोड़ दिया अब तुम लोगों ने। अब जो दिल मेरा टूटना था वो टूट गया। जी इधर देखें, लोन एंटायर लोन इज रीपेबल ऑन 31 दिसंबर 20 और हम खड़े हैं 31 दिसंबर 16 पर। तो 16 पे खड़े होकर ये 6 लाख का लोन सारे का सारा ऐसा है जो 1 साल में पे नहीं होना, इसका कुछ हिस्सा भी नहीं पे होना, बल्कि सारे का सारा ही 4 साल बाद 5 साल बाद जाके पे हो रहा है। सारा ही नॉन करंट था, करंट नॉन बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोन लिखना जरूरी था। एक्सट्रैक्ट्स अगर मैंने आपको बनाकर दिए थे तो बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन 6 लाख लिख लीजिए। ओके, अच्छा जी, अब सवाल शुरू करते हैं। हमारे पास लोन है हमारे पास 80,000 का, और हमने जो फॉर्मेट बनाया था वो जरा याद करके बता दें। मुझे बैलेंस शीट चाहिए असल में ना, ये बड़ा ही खतरनाक तरीका होता है रिक्वायरमेंट देने का। उसने कह दिया इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना दो। हालांकि आसान काम क्या होता? आसान काम ये होता कि वो मैं कहता बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकाल दो, कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल दो, फिर हम कहते अच्छा कॉस्ट ऑफ एसेट नहीं तो एसेट बैलेंस शीट में जाना होता है, तो फिर हम उसको लिख लेते और डेप्रिसिएशन करते। तो मुतलक ये लिखते हैं ना, बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ, ये ज्यादा खतरनाक रिक्वायरमेंट है। बहरहाल हमें पता है अगर इनकम स्टेटमेंट बनानी है तो उसके अंदर इंटरेस्ट एक्सपेंस जाएगा, जितने ऐसे का कैपिटलाइज नहीं होना वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा ना, और दूसरा एसेट अगर कंप्लीट हो गया तो उसकी डेप्रिसिएशन जाएगी। हमें पता है कि बैलेंस शीट के अंदर हमारा ये एसेट जो है इसकी बुक वैल्यू नजर आएगी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे, और हमें पता है कि हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म लोन भी नजर आएगा। ओके, सही है। चलो तो जल्दी से सवाल को करते हैं, मैं जरा सोल्यूशन मिटा लूं ताकि दोबारा नए सिरे से नए जज्बे से हम इसको कर लें। ठीक है, सिर्फ फॉर्मेट रह जाएगा। आप लोगों ने तो किया हुआ है, सारा सवाल ही करके आए हैं घर से माशाल्लाह। ये क्यों नहीं किया सवाल? बस ठीक है, अगली बार कर लेना ना, जो नहीं कर रहे हो, जो नहीं पढ़ रहे हो अगली बार पढ़ लेना। इस बार फिर तो पास तो होना नहीं है, इस दफा ऐसे पास तो होना नहीं है जी। ये मैंने आपको कहा था हमारी बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की वर्किंग होगी, जिसमें लोन प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह मैं एटसेट्रा लिख देता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने ना डिफरेंट चीजें ले लिया करनी है अपनी जरूरत के हिसाब से। जरूरत के हिसाब से जो चीज आया करेगी यहां पर लिख लिया करेंगे। कभी यहां पर लोन कमिटमेंट फी आ जाएगी, कभी यहां पर को बैंक कमीशन आ जाएगा, जो लोन से रिलेटेड है, रूटीन वाले नहीं, जो ये स्पेसिफिक लोन लेने के लिए खर्चा किया ना हमने, वो कोई सा भी खर्चा हो इंटरेस्ट के अलावा वो भी बोरिंग कॉस्ट ही है, तो इसलिए एक लाइन उसके लिए रखी हुई है। सवाल में एक आधी एडजस्टमेंट उसकी आ जाती है। ठीक है, अच्छा, लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हमारे सवाल में कोई नहीं है, देख लिया हमने। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन बिल्कुल है, इसको कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन ये इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ये आज भी नहीं पढ़ा है। ठीक है ना, ओके। तो इसका मतलब ये दोनों तो आज नील है, अब वही कल वाला सवाल रह गया। मुझे बताइए कितना लोन लिया है? 80,000 का लोन लिया है।
इंटरेस्ट रेट क्या है, ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया। हमने कैपिटल टू बी कैपिटलाइज्ड, हमने कैपिटलाइज कितने साल कितने महीने का इंटरेस्ट करना है, 8 महीने का, तो इसको 8/12 कर लेंगे, 6400 यही निकला था। ओके, तो 6400 ही बस हमारी बोरिंग कॉस्ट आ गई, बाकी चीजें हैं नहीं। कल बच्चे परेशान हो रहे थे, इस फॉर्मेट की समझ नहीं आई। भाई इस फॉर्मेट के अंदर जो 6400 निकाला है इसकी समझ आई है ना, तो बाकी तो कुछ अभी आया ही नहीं, उसकी कैसे समझ आएगी। मैं तो वैसे तैयारी करा रहा हूं कि फुल फ्लेज, इसके अलावा कुछ चौथी चीज नहीं आया करेगी इसके अंदर। फॉर्मेट पहले दिन से ही वही बना दिया आपके साथ कि जिनके अंदर मैक्सिमम चीजें कवर हो जाएं। आपका सवाल मुश्किल करेगा भी सही, तो आप मुश्किल के लिए पहले से ही तैयार होंगे, ठीक है। अच्छा ले जी, 6400 तो यहां पर आ गया फटाफट, क्योंकि ये 6400 टू बी कैपिटलाइज निकला है ना, तो कर दो कैपिटलाइज। कॉस्ट ऑफ एसेट में जाकर हमने ऐड कर दिया, ये यहां पे ऐड हो जाएगा। डन, वर्किंग 1 से ये आ गया, सही है। अच्छा अब कहानी खत्म, कॉस्ट ऑफ एसेट निकाल लें, बोरिंग कॉस्ट की कहानी खत्म। कॉस्ट ऑफ एसेट मैंने आपको कहा था कि सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन पेमेंट ना कहना, कहीं और जाके फंस जाओगे, अभी तो नहीं फंस रहे, लेकिन लफ्ज वो इस्तेमाल करें जो हमेशा चलता रहे। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, सवाल से जाकर देखो, ठेकेदार को हमने पे किया 50 जमा 20 जमा 10, ठीक है। तो इकट्ठा ना लिखा करो, इसकी भी शायद कहीं पे जाके फायदा मिल जाए, फिलहाल अलग अलग लिखो। 50,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000 जी, टोटल पर्चे में बेशक 80,000 डायरेक्ट लिख देना, नो इशू, ठीक है। लेकिन मैंने कुछ सिखाना है, इसलिए मैं अभी एहतियात के लिए जो एहतियात करनी है कहीं जाकर, तो उसको सिखा अभी से रहा हूं, अलग अलग करके रखना, ठीक है। हर बिल के आने पर, मैं क्या बोल रहा हूं, हर बिल के आने पर यहां पे डेबिट करते जाते हैं। वो कंस्ट्रक्शन के दौरान ये वर्क इन प्रोग्रेस रहती है ना, बिल्डिंग्स वगैरह, हर बिल के आने पर कह रहा हूं, हर पेमेंट पे नहीं कह रहा। इन दोनों में फर्क हो सकता है, पता नहीं अब सही है या नहीं है जी। हर बिल के आने पर, हर बिल के आने पर हमने कॉस्ट को ऐड करते जाना है बिल्डिंग की कॉस्ट में। क्या मतलब, ये तो पहले से पड़ा हुआ है बचपन से। एसेट खरीदा और पैसे नहीं दिए, तब भी एंट्री करते थे एसेट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और पे करते थे तो एंट्री करते थे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। तो यहां पर भी जो ठेकेदार है वो जब कंस्ट्रक्शन शुरू करता है ना, तो प्रोग्रेस बिलिंग का एक कॉन्सेप्ट है। इंशाल्लाह ये आखिरी लेक्चर होगा हमारा बोरिंग कॉस्ट का, जब तो उस दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। ये कोई 3 से 4 दिन का काम ही है मैक्सिमम, लेकिन आप लोग 5 भी लगा देते हैं, 6 भी लगा देते हैं। मैं वैसे बता रहा हूँ बोरिंग कॉस्ट कितने दिन का काम है, 7 भी लगा देते हैं आप लोग, तो वो आप लोगों पर डिपेंड करता है। मैं तो कुछ सोच कर ही, मैं 4 शुरू करता हूँ हमेशा टॉपिक, वो 6 पे पहुंच जाता है, मैं 6 शुरू करता हूँ वो 10 पे पहुंच जाता है, वो आप लोगों पे होता है। एनीवेज छोड़ें इस बात को, मैं ये बात बड़ी अहम कर रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुने। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल्स भेजता रहता है जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है ना। तो वो बिल भेजने का मतलब ही क्या होता है, इतनी बिल्डिंग बन गई है भाईजान, ठीक है ना। तो बिल आता जाए, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनती जाती है। पेमेंट तो फिर बात की बात होती है, पेमेंट साथ साथ कर रहे हैं, कुछ अरसे बात कर रहे हैं, ओके। अच्छा चलो, बहरहाल तो उसके बाद कोई परमिट फी सवाल में नहीं है, कोई मैप फी नहीं है, एलडीए से कोई अप्रूवल लेना पड़ा, कोई इंजीनियर की कॉस्ट नजर नहीं आ रही है, आर्किटेक्ट की कॉस्ट नजर नहीं आ रही है, ये सारी कॉस्ट हमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा जी, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग कितनी बन गई, 86,400, ठीक हो गया जी। अच्छा उसके बाद अब रिक्वायरमेंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी इंटरेस्ट एक्सपेंस की। जी 18 के अंदर 8 महीने का इंटरेस्ट तो एसडी कॉस्ट में ऐड हो गया, बाकी के 4 महीनों का इंटरेस्ट है ही नहीं, 4 महीने। अभी थोड़ी देर पहले भाई को मैंने ये 2 विपटखा मारा, ठीक है ना। तो जब मार्च को लोन आया तो टोटल लोन ही कितना अर्सा रहा, 10 महीने। 8 महीने चले गए बैलेंस शीट में, समझो एसडी कॉस्ट में ऐड होकर बैलेंस शीट में जाने हैं ना। अच्छा है वो भी एक्सपेंस ही, जो चीज एसडी कॉस्ट में ऐड होनी है वो डेप्रिसिएशन के नाम से आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस बननी है, जो दूसरी साइड पे जा रहा है वो इसी दफा एक्सपेंस बन रहा है। फर्क सिर्फ इतना सा, बन इसने भी एक्सपेंस ही जाना है, ये इंटरेस्ट भी अल्टीमेटली एक्सपेंस आउट ही होगा, पर आहिस्ता आहिस्ता यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जी तो कितना लोन था, 80,000, इंटरेस्ट रेट 12% और 2/12, 2 महीने का इंटरेस्ट ये इधर आ जाएगा जी, कितना 1600, डन जी। उसके बाद अगला साल आएगा और ये लोन 80,000 का जो था इसमें से कुछ रीपे हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगला साल भी पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग है, तो फिर पूरे साल का इंटरेस्ट इसी पे एक्सपेंस आउट होना है। एसेट की कॉस्ट में तो वैसे ऐड करना छोड़ दिया हमने, तो बोलो 9600 सारे का सारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। और उससे अगले साल वर्किंग कर देता हूं, जरूरत तो ऐसे नहीं थी, अगले साल में भी ये क्यों 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 लिखता है, लोन अमाउंट इज रीपेबल इन 2025, तो 2025 में जाके रीपे होना है, ठीक है।
तो 80,000 अगले साल 20 में भी आउटस्टैंडिंग रहा 12% के हिसाब से, बताइए 9600। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट की तरफ आते हैं। चलो पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एसिड की कॉस्ट क्या है? ठहर जाओ 80 टूर गया जी, ठहर जाओ 80 टूर गया जी। जी एसिड की कॉस्ट क्या है? 86,400। सवाल ने इसकी लाइफ कितनी बताई? लाइफ इसकी जनाब ये 10 साल। ठीक है जी, तो 10 साल एसिड की लाइफ है, तो डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। अब ना मैं तुम दोनों को और इधर से भी एक दो जो छेड़छाड़ कर रहे थे इस तरफ, ठीक है ना, इनको निकाल देना मैंने क्लास से। काफ़ी होता है यार, एक बार देखा, 2 बार देखा, 3 बार देखा, तुम लोग कंटिन्यू कर रहे हो। तो मसला है तो क्लास से बाहर निकल जाओ ना, जाके करो हल अपना मसला, जो गपशप लगानी है लगाओ। ये पूरे 1 साल की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। हम पूरा साल एसिड इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। एसिड इस्तेमाल होना शुरू होगा जब कंप्लीट होगा, और कंप्लीट हो रहा है 31 अक्टूबर को, तो फिर सिर्फ नवंबर और दिसंबर 2 महीनों की डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस में जाएगी। कितना आता है जी? 1440। ठीक है जी। अच्छा 2019 में भी ये एसिड इस्तेमाल होना है, बोलो, लेकिन कोई फ्रैक्शन नहीं लगना। अगले साल तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन, उससे अगले साल भी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, तो अगले 2 साल में। तो ये इसलिए मैंने 3 साल में फैला दिया था ताकि कॉन्सेप्ट जो छोटे मोटे कल अड़ भी रहे थे वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, कितना जी? 8640 का एक्सपेंस आ गया। तो अभी ऐसे ही डेप्रिशिएट होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े जी। मैंने पहले ही नॉन करंट लायबिलिटी लिख लिया ताकि आज मैं ना भूलूं, ठीक है ना। और कितना लोन है? 2018 के एंड पे खड़े होकर देखते हैं तो ये 80 का 80 नॉन करंट, ये 19 में भी नॉन करंट, ये 20 में भी नॉन करंट, किस्तें नहीं ना पे हो रही। अच्छा 2000 कब री पे होना है? 2025 में। तो 2024 की बैलेंस शीट बनाते हुए इसको करंट में लिख दोगे, सारे को करंट पोर्शन सारे का सारा करंट में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये इस तरह का लोन था, ये आसान वाला केस है। हमने तो टीपू वाले सवाल में और उससे अगले सवाल में बहुत मुश्किल वाला काम भी कर लिया होगा। ठीक है। अच्छा जी, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी निकाली भाई? 86,400। ये 86,400 कॉस्ट तो सारी जिंदगी यही रहनी है ना, अब अनलेस कोई रिवैल्यूएशन मॉडल पे चले जाएं तो हम तो कॉस्ट पे ही हैं। ठीक है, 86,000। अब रहेगी क्या चीज? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हर साल आता रहेगा, अक्यूमुलेशन में ऐड होता रहेगा। और या अल्लाह सब्र दे दे मुझे। अच्छा जी, अच्छा जी सॉरी। तो एक्यूमुलेशन क्या होती है जी? ओपनिंग डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्लोजिंग। ठीक है। अब 2018 की अगर बात करें तो 2018 के अंदर ओपनिंग डेप्रिसिएशन कितनी थी? एक्यूमुलेशन 2018 में तो एसिड बना है, 17 में तो था ही नहीं कि उसकी डेप्रिसिएशन पड़ी होती, 17 की ओपनिंग में, 18 की ओपनिंग में। ठीक है। फिर इस साल की डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस की एंट्री बनेगी, या देखो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर की चीज है ना। तो क्रेडिट नेचर की चीज में क्रेडिट होने का मतलब ऐड होना है। ठीक है। तो 1440 की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट उधर और क्रेडिट हो गया एक्यूमुलेशन में। और क्लोजिंग कितना आ गया? ओपनिंग प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्लोजिंग कितना आ गया? ये 1440। कहो तो लेजर बना दूं, समझ आ रहा है? चलो अच्छा, बुक वैल्यू बता दो। 84 डन जी। अच्छा अब अगले साल आए 2019 में, तो 2019 के अंदर 1440 की डेप्रिसिएशन ओपनिंग बन गई और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8640 से डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, मतलब बढ़ा लो 8640 10080। भाई समझ नहीं आ रही तो बता दो, मैं लेजर बना देता हूँ एक्यूमुलेशन का। एक मिनट, जो मैं कह रहा हूँ वो समझ आ रहा है? अच्छा जी नेक्स्ट 2020। अच्छा बता दो बुक वैल्यू भी। 76320। ओके, ये कितना था यार? 10 था। जी उसके बाद 2020 आया तो ये 10080 ओपनिंग अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और इस साल के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, लेजर बनाने की जरूरत तो नहीं है, आप बता दो आंसर। और बुक वैल्यू 767,680। एक बार में ऐसे ना बताना कि समझ आ जाए, ठीक है। ये आपका बस टारगेट है, ताकि फिर चलो छोड़ो जी। यहां तक को मसला है, इसको ऐसे नहीं करना, ज़बानी भी किया जा सकता है, बस इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। ओके, अब एक भाई साहब ने सवाल किया है कि इंटरेस्ट पेएबल नहीं आएगा, तो भाई उसका जवाब ये है कि इंटरेस्ट इज पेएबल का मतलब ये कतन नहीं है कि ये हर साल के एंड पे पेएबल है, ठीक है। ये मैंने शायद पहले ही बताया था। ये कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट एनुअली पेएबल है स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, यानी हर साल का इंटरेस्ट हर साल ही पेएबल है। अब अगली बात उसने कही नहीं है कि ये हर साल का इंटरेस्ट उस साल के आखिरी दिन पे होगा या अगले साल के पहले दिन। तो फिर बेलने में बाजू थोड़ा ही आया कि मैं ये अज्यूम करूंगा अगले साल के पहले दिन होना है। मैं यही अज्यूम करूंगा कि 31 दिसंबर 18 तक का जितना इंटरेस्ट है 31 दिसंबर 18 को पे हो जाएगा, 19 तक का 19 को, 20 तक का 20 को, और कोई पेएबल नहीं है। अनलेस कि वो खुद कह देता कि एनुअल इंटरेस्ट है और पेएबल होता है हर साल 1 जनवरी को, तो फिर हम कहते 1 मार्च से 31 दिसंबर 18 तक का इंटरेस्ट 1 जनवरी 19 को पे होना है, तो फिर क्लोजिंग डेट पे पेएबल होता। फिर 1 जनवरी से 19 से 31 दिसंबर 19 तक का इंटरेस्ट 1 जनवरी 20 को पे होना है, तो वो फिर 19 को रात को पेएबल होता। लेकिन ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ओके। चलें जी, ये सवाल कितने बच्चों ने बिल्कुल सही ऐसे कर लिया था? बिल्कुल सही वाले बच्चे बड़े कम हैं, सुबह वाली क्लास में ज्यादा थे, बड़े आए, वो पढ़ने वाले बच्चे नहीं हैं। बता दूं मैंने कहा हाइब्रिड में कितने बच्चों का बिल्कुल सही था? उधर हाइब्रिड के बच्चे भी ज्यादा थे जिनके सही थे सवाल। तस्वीर तो नहीं बनानी किसी ने? हाँ, घर पे सवाल किया था तो ना बनानी होती ना। मैं चला जाऊं कहीं, छट जा मां। ओ नो, एक मिनट यार, गरम करवा दो यार, उसी फोटो खींच लो। जी हो गया फोटोग्राफी? अभी हो रही? यार सर, काम की चीज की तस्वीर खींचते हैं ना, आप तो साइड में हो। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही सही सही। अच्छा जी, थ्री में को मसला तो नहीं आया? थ्री में को मसला नहीं आया, तो फिर 4 करते हैं आज। पेज नंबर 248, क्वेश्चन नंबर 4, मिस्टर जे, बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4। सवाल को पढ़ के देखते हैं कि इस सवाल में और हमारे वाले सवाल में अभी तक क्या फर्क है। जी पहुंच गए सब पेज 248 पे? ओके। मिस्टर जे हैज ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ 10 मिलियन ऑन 1 जनवरी 10। अच्छा, ये वाली डेट्स तो हमारे लिए ना जरा आपको पता है इंपॉर्टेंट होती हैं, हम इनको तो हाईलाइट करते जाते हैं ना। जो कमेंसमेंट और सीजेशन की रेलेवेंट डेट्स हैं उनको हाईलाइट करते चले जाते हैं ताकि हम कमेंसमेंट और सीजेशन की बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन कर सकें, ठीक है। तो 1 जनवरी 2010 को लोन आया है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट। मेरे चांद इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करना जी। तो कोई लड़ाई नहीं है, वो खुद बता देता है कि एसेट क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आपको ये सोचने की, ये गर्म करके ला देगा, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि ये एसेट अच्छा खासा अर्सा ले रहा है नहीं ले रहा है, वैसे नजर आता है एसेट, लेकिन उसने खुद भी बता दिया और सवालों में आईकैप भी बता दिया करता है कि जी फॉर द पर्पज ऑफ दिस सवाल ये क्वालिफाइंग एसेट ही है, ठीक है। अच्छा, कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन द सेम डेट, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क भी इसी दिन, और द पेमेंट मेड टू ठेकेदार वर एज फॉलोज, फर्स्ट पेमेंट भी इसी दिन, ठीक है। ये 3 पेमेंट्स तो हो गई। उसके बाद प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2010। तो अपने उसूल को यहां पर लिख लें, चलो नहीं उधर ही, ये तो यहीं पे कर लेना, ये यहीं पे कर लेते हैं, बाकी वर्किंग मैं करूंगा, क्योंकि ये वर्किंग को ना मैं असल में आपकी पक्की वर्किंग नहीं बनाना चाहता, आपके दिमागों में पक्का करना चाहता हूं। पर मैं ये चाहता हूं कि पर्चे के अंदर ना आप ऐसे ही फटाफट ऐसे 2-4 डेट्स लिखेंगे एंड तक जाते जाते, लेकिन फिलहाल तो सारी बातें लिखनी है पूरी, ठीक है। मैं पूरी बात नहीं लिखूंगा, मैं तो यूं लिखूंगा कमेंसमेंट
अगली बात आपको पता है ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट, ठीक है ना, यानी एसिड कॉस्ट में ऐड करना शुरू कर दो। लेटर ऑफ, ये तो अभी फिलहाल पूरा लिखा, नए नए अभी आप पढ़े आपने, ठीक है। लेटर ऑफ कौन कौन सी डेट, लोन रिसीव्ड की डेट, वर्क स्टार्टेड और फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ओके। उसके बाद सिजेशन जी, वर्क कंप्लीटेड, फिलहाल तो यही चल रहा है हमारा, वर्क कंप्लीटेड डेट, ठीक है जी। अब लोन किस दिन आया, यकम जनवरी 2010, वर्क स्टार्टेड यकम जनवरी 10, फर्स्ट पेमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन यकम जनवरी 10। तो चलो शुक्र है, ये तो जान छूटी कि कमेंसमेंट तो यकम जनवरी 10 की ही है, ठीक हो गया। उसके बाद सारी डेट से सेम आ गई ना। नेक्स्ट, वर्क किस दिन कंप्लीट हो रहा है जी, 30 सितंबर 10, ठीक है जी। तो जी कितने अरसे तक, जनवरी फरवरी, जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक 9 मंथ्स बनते हैं सीधा सीधा। तो 9 मंथ्स का आपने इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस आउट करने की बजाय एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। इतना सवाल वैसे मुझे आपसे करवाना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट क्या है जरा पढ़ लें। रिक्वायरमेंट तो पहले पढ़नी चाहिए थी। कैलकुलेट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज एंड कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। नहीं वर्किंग नहीं, आज फिर आज वर्किंग नहीं ना, आज जब उसने कह दिया हाँ हाँ जी बिल्कुल रिक्वायरमेंट है तो फिर वर्किंग मत लिखिएगा, ओके। तो चेक करो तो मेरे काम चेक करो। अच्छा जी, अच्छा जी, बोरिंग कॉस्ट फिर गर्म कर लेंगे, आपके गया हुआ टाइम भी ना वापस आएगा। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, ये आज हमारी रिक्वायरमेंट हो गई है, ठीक है। इसमें आपको मैंने बताया जी लोन प्रोसेसिंग चार्जेस आते हैं, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन। अच्छा, अगर कोई साथ साथ नोट करने की बीमारी रखता है ना तो वो फिर 5-6 लाइनें छोड़कर अगली चीज लिखे, ठीक है जी, ओके। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन जनरल लोन्स, अच्छा ये भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक बिल्डिंग के लिए एक से ज्यादा स्पेसिफिक लोन्स भी आप ले सकते हैं, ओके। सवाल हमने पूरा पढ़ लिया। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हमारे सवाल में कहीं नहीं नजर आया हमें, एक चीज ब्लैक की हुई है पर वो लोन प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये डैश नजर नहीं आती सर, 0 लिख देते हैं भाई। लेकिन एक काम कर लें, रुपीज इन, आज वर्किंग नहीं है ना ये, इसी के ऊपर ही लिखना पड़ेगा, रुपीज इन मिलियन, ठीक है जी। तो हमारे लोन प्रोसेसिंग चार्जेस कोई नहीं है सवाल में, और जनरल लोन्स अभी आपको पढ़ाई ही नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारे पास सिर्फ डिस्कशन फिलहाल होनी है स्पेसिफिक लोन की, ये सीख लेंगे अच्छे तरीके से, इसके अंदर जो कुछ है वो सीखने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरी चीज जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेना ना, बड़े फायदे की बात होती है। रिक्वायरमेंट लिख लोगे ना तो जो जो डाटा मिलता जाएगा वो वहां फेंकते जाओगे। सवाल पूरा नहीं भी हुआ, मिसाल के तौर पर एंड पे सवाल शुरू हुआ, 5 मिनट रहते थे, आपने बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज हेडिंग दी और उसके बाद एसेट की कॉस्ट की हेडिंग दी, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट नजर आई, आपने इधर लिख दिया। अब बोरिंग कॉस्ट पर स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकाल लिया था, तो जो ये नंबर थे ये मिल गए, चाहे पेपर छीन ली। तो रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लेना ना बेहतर होता है, और आसानी भी हो जाती है सवाल के सोल्यूशन को सही करने में, ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा है जी, रिक्वायरमेंट क्या है जी, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकालो। तो ये मोटे मोटा फॉर्मेट इसका मैंने आपको वैसे ही याद करवा दिया है। ये एडिशनल चीजें मैं वैसे एहतियातन करवा रहा हूँ, इससे मिलती जुलती चीज भी आएगी ना, समझ जाओगे। आई नहीं अभी तक आई कैप के अंदर इतनी चीजें भी इकट्ठी नहीं आई। शायद एक बार कोई कंसल्टेंट फी भी शायद मैंने किसी टेस्ट के अंदर डाली थी, ठीक है ना। उसके अलावा वरना ये सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती हैं और बोरिंग कॉस्ट ऐड होती है इस सवालों के अंदर, जो IS-23 के सवाल आते हैं। बहरहाल जहनी तौर पर तो तैयार रहना चाहिए। इसमें हम लेते हैं जी, नंबरिंग में इसलिए करता हूँ ताकि आपको जरा याद हो जाए। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेते हैं हम, फिर मैप या परमिट फी, आई कैप कह रहा हूँ, LDA, दिमाग में आई कैप आप लोगों के ऊपर ही नहीं छाया होता, उस्तादों के ऊपर भी छाया ही होता, जाहिर सी बात है जी। मैप फी या परमिट फी कब देनी पड़ती है, जब आपने बिल्डिंग बनानी है तो LDA से अप्रूवल लेने जाते हैं, मैप या परमिट फी आपको देनी पड़ी। तो ये जरूरी खर्चा होता है, इसके बगैर बिल्डिंग की एक ईंट नहीं रखने देंगे आपको, ठीक है। तो जरूरी खर्चा है, एसडी कॉस्ट में ऐड होना है। लेकिन ये IS-23 ने नहीं कहा था जरूरी खर्चा एसडी कॉस्ट में ऐड करो, ये तो IS-16 ने कहा हुआ था, ठीक है ना। तो मैप या परमिट फी, मैप या परमिट फी, फिर कोई सिविल इंजीनियर लगाया हुआ आपने, कोई आर्किटेक्ट लगाया है कोई, ठीक है ना जी। तो इस किस्म के कंसल्टेंट के पैसे हैं तो वो भी एसडी कॉस्ट में ऐड होंगे।
ठीक है जी। और नया कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो है बोरोइंग कॉस्ट। बस कैपिटलाइज तो हो रही है, क्योंकि एसेट की कॉस्ट की एडिशन वाली फिगर्स में इसको लिखा हुआ तो कैपिटलाइज ही हो रही है। ठीक है, रिक्वायरमेंट 1 से हमें मिल जाया करेगी, मतलब मिल जाया करेगी, आज मिल जाएगी। अच्छा जी, एसी ऑफ कर दें जी, आगे वाला। अच्छा जी, अब लोन है 10 मिलियन, लोन है 10 मिलियन, 12% है, और ये वाली वर्किंग करते हुए 9 महीने चुप कर लो, कंफर्म है कि इससे आगे पीछे नहीं जा सकती बात, जब हमने ये चेक कर लिया हुआ है। ठीक है ना। अच्छा, तो 10 मिलियन का लोन, 12% इंटरेस्ट रेट, और कहीं पे ये जिक्र ही नहीं है कि लोन की कोई रीपेमेंट हो रही है। जब जिक्र ना हो तो खुद से गड़बड़ अज्यूम नहीं करनी, सिंपल है। लोन लिया 10 मिलियन का, 1 रुपया भी रीपे नहीं किया। ठीक है, तो ये सारे का सारा लोन आउटस्टैंडिंग रहा, सवाल खामोश है, तो इस सारे को नॉन करंट अज्यूम करेंगे, लेकिन बैलेंस शीट बनाना रिक्वायर्ड नहीं, मैं नहीं बना रहा। ओके, तो बनाना सिखा दिया आपको। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन कितना है जी? 10 मिलियन इंटू 12% इंटू 9/12। अच्छा, अगर ना इंस्टॉलमेंट्स आ जाए, जैसे मिसाल के तौर पर लिखा होता कि यकम जनवरी को लिया है, यकम जनवरी को ये लोन लिया, 6 महीने बाद इसकी इंस्टॉलमेंट जानी है 2-2 रुपए की, तो फिर 6 महीने तक 10 आउटस्टैंडिंग रहना था, और फिर 6 महीने के लिए 8 रहना था, जिसमें से 3 महीने इधर ऐड करने थे और 3 महीने एक्सपेंस में जाने थे। मैं कह रहा हूँ स्टेप्स बढ़ जाते हैं। यही क्वार्टरली पेमेंट हो जाए। 10 मिलियन का लोन है जी, और हर क्वार्टर में 1-1 मिलियन पे हो रहा है, तो फिर पहले 3 महीने 10, फिर अगले 3 महीने 9, फिर अगले 3 महीने 8, यानी कि जितनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स आएंगी उतनी दफा यहां पर स्टेप बढ़ते जाएंगे एक लोन के लिए। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो बात समझ रहे हो? ठीक है ना। तो वो इंशाल्लाह आगे सवालों के अंदर देखेंगे। फिलहाल तो सिंपल सवाल चल रहा है। 10 मिलियन का लोन लिया और 10 का 10 आउटस्टैंडिंग है, उसका इंटरेस्ट बनता था 12% के हिसाब से पूरे साल का, पता नहीं कितना, हमने यहां पर सिर्फ 9 महीने का लेना। ठीक हो गया जी? तो 0.9। ठीक है जी। अच्छा, अभी आगे आंसर नहीं लिखना, मैंने इनर ब्रैकेट में आज लिखा है। ठीक है, उसकी वजह पढ़ते हैं। देखें जी, आपको पता लग रहा है, आपको नजर आ रहा है कि लोन आपने लिया है 10 मिलियन का, और चूंकि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग के लिए लिया है, तो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन ऐसा काम नहीं है कि ये एकदम से सारे पैसे पे कर दिए जाए। ठीक है ना। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती है, और प्रोग्रेस बिलिंग का कॉन्सेप्ट होता है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर। मतलब कुछ एडवांस दे दिया, फिर उसे कहते हैं ठेकेदार को काम करी जा, पैसे ले जा। ठीक है ना। तो वो काम करता रहता है, पैसे जाते रहते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता पैसे खर्च हो रहे होते हैं। अब ये 10 मिलियन का लोन जो है ये स्पेसिफिक लोन है। क्या है? स्पेसिफिक लोन है। यानी जब बैंक से ये लोन लेकर आती है ऑर्गेनाइजेशन, तो नई टोकरी भी बाजार से खरीद कर लाती है, ये पैसे अलग से रख के उसके ऊपर लिख देते हैं ये बिल्डिंग के लिए पैसे पड़े हैं, इसको हाथ नहीं लगाना। जनरल लोन परसों देखेंगे ना, मंडे को देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना। जनरल लोन तो अभी डिस्कस नहीं हुआ, स्पेसिफिक लोन की बात हो रही है, तो ये अलग से पड़े होते हैं। ये और किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते सिवाय बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के, जिसके लिए लिया इसको। अब 10 मिलियन लोन लिया, कुछ पेमेंट कर दी, मिसाल के तौर पे नजर आ रहा है 4 मिलियन पेमेंट होगी यकम जनवरी को, और फिर 31 जुलाई तक कोई पेमेंट नहीं हुई, पैसे वेले पड़े हैं 6 मिलियन। तो वो किसी छाने ने कहा इन्हें कहीं इन्वेस्ट करो और इसमें इन्वेस्टमेंट इनकम कमा लो। ठीक है। तो अगर लोन लिया है तो उस पर क्या करते हो आप? इंटरेस्ट पे करते हो, और अगर आप किसी को लोन दे दें तो उससे इंटरेस्ट इनकम रिसीव कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो बात भी इनके दिल को लगी। मिस्टर जे ने कहा बात तो तुम ठीक कर रहे हो, तो फिर करेंगे क्या? लोन लिया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस, और सरप्लस लोन बचा हुआ लोन। ठीक है। सरप्लस लोन को इन्वेस्ट किया तो इंटरेस्ट या इन्वेस्टमेंट इनकम कह सकते हैं हम। ठीक है। तो फिर मिस्टर जे ने कहा उस सियाने को, अच्छा चलो मान लिया आप कह रहे हो कि ये कर लो, फिर करना क्या पड़ेगा? यार सादा बात है यार, स्पाइसी ना बनाओ। आपको याद होगा, आप प्लांट हमने 500 का मिसाल समझाते थे आपको, प्लांट 500 का खरीदा है, फिर इंस्टॉलेशन एटसेट्रा पर 100 रुपया लगा, फिर हम कहते थे टेस्ट रन कॉस्ट भी एसडी कॉस्ट में ऐड होती है, हम कहते थे जी टेस्ट रन कॉस्ट पर ये इस पर खर्चा आया तकरीबन कोई 15 रुपए, लेकिन ये प्रोसीड्स बेचकर 8 रुपए रिकवर भी हो गए। याद आ रहे? तो हम नेट करके 7 रुपए टेस्ट रन कॉस्ट की एसिड कॉस्ट में ऐड करते थे। ठीक है। तो ये क्या है? ये क्या है? 15 क्या है? एक्सपेंस, और ये क्या है? ये प्रोसीड थी ना उसकी, तो ये इनकम। चल यार चलना ही बंद हो जाता, इनकम। ठीक है, सही है ना।
सेम यही काम है। ये दो कॉस्ट IAS 16 ने कहा था ऐड करें, एक नई कॉस्ट जो हमने ऐड करना शुरू किया वो कौन सी है जी, बोरोइंग कॉस्ट। तो मैं फिलहाल सिर्फ अज्यूम करता हूँ हमारे पास स्पेसिफिक लोन ही है, तो क्या कह रहे हैं हम, कहते हैं मिसाल के तौर पे बैंक को इंटरेस्ट दिया इस अरसे के दौरान, जिस अरसे में एसेट बनता रहा 10 रुपए, और जो सरप्लस फंड अवेलेबल रहा उसको कहीं इन्वेस्ट कर करके 4 रुपए कमा भी लिए, तो फिर एसेट कॉस्ट में तो 6 ही ऐड करो ना, ठीक है। यहां पर भी तो था अलग से टेस्ट रन की कॉस्ट ऐड करो और प्रोसीड लेस करो, तो हमने कहा नहीं यार नेट ही करो। ऐसे यहां पे भी अलग से इंटरेस्ट एक्सपेंस अगर ऐड करना है तो उसी लोन से अगर कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आई है तो उसको माइनस भी करना चाहिए, तो हम उसको भी क्या कर दिया करेंगे, नेट कर दिया करेंगे, ठीक है। तो जरा वर्किंग के फॉर्मेट पे लेके जाए आमिर भाई। ये है इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इसमें से हम लेस कर दिया करेंगे। इंटरेस्ट इनकम भी लिख सकते हैं, पर मैं ना जरा इन्वेस्टमेंट इनकम लिखा करूंगा, जरा दूर से अलग से पता लग जाता है, ऊपर इंटरेस्ट नीचे इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट, जरा बच्चे को बाद में एब्रिविएशन यूज करते हुए आसानी होती है। दोनों बातें लिखी जा सकती हैं, इंटरेस्ट इनकम भी कह सकते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट इनकम भी कह सकते हैं ना। पैसे इन्वेस्ट कर दिए कहीं पर वेले पड़े से तो उससे इनकम आ गई, ठीक है। जाग रहे हैं ना सारे, अपने हमसायों को देख लें सारे। तो इन्वेस्टमेंट इनकम, प्लीज 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 इधर देखो, मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट इनकम ऑन स्पेसिफिक लोन नहीं लिख रहा, क्यों, ये है ही सिर्फ इसी से रेलेवेंट, ठीक है। ये नहीं, ये है ही सिर्फ, ये लिख लो अपने पास उसूल। ये पहले तो लाइन को अनवील करें ना जी, द सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्ट, ये एक छोटी लाइन नहीं है, इसने बदल के रख देना सारे सवाल की शक्ल सूरत को, ठीक है ना। इस लाइन को इजी नहीं लेना आपने, ओके। लेकिन फिलहाल इसको क्या करो, सरप्लस फंड्स वर इन्वेस्टेड एट 6% पर एनम लिखा हुआ है ना, इसको अंडरलाइन करके इसके साथ ये जगह जो खाली पड़ी है यहां पे लिखो, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक लोन, दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल, लिख लेना है चंदा, लिख लेना। दिस कॉन्सेप्ट इज, अगर आपके पास रजिस्टर बुक पे नहीं है ये जगह या ये सवाल, तो आप अपनी रजिस्टर पे टॉप पे लिख लें, जहां पे इधर देखो, जहां पे ये वर्किंग करने लगे हो ये लेस लिखा है, तो इसके साथ भी स्टार लगा के आप लिख सकते हो। अगर बुक पे नहीं लिखना या बुक नहीं है तो लिखना जरूर है, ठीक है। दिस कॉन्सेप्ट इज ओनली एप्लीकेबल टू स्पेसिफिक लोन, ठीक है। यानी कि कल को जनरल लोन आएगा ना, तो फिर उसके सरप्लस फंड को नहीं, वो कहीं और इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ इसी के ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। कल को तो फिर इक्विटी भी आएगी, कहीं गवर्नमेंट ग्रांट भी आ रही होगी, वो मिक्स तो बाद में करेंगे, ठीक है। इक्विटी, ये क्या कह दिया मैंने, कैपिटल, हाँ, बिल्डिंग बनाने के लिए बैंक से भी पैसा लिया तो ओनर भी घर से पैसा ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा चले, बहरहाल देखेंगे, वन बाय वन चीजें आएंगी लेकिन आसान है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट इनकम नजर आ रहा है, जबानी निकल सकता है बैलेंस कि जी 10 आया था और उसी दिन 4 पे हो गया तो 6 रह गया, इतने महीने पड़ा है, लेकिन ये इस सवाल में नजर आ रहा है ना आसान, ठीक है। लेकिन मुश्किल सवालों के लिए तैयारी करनी इसी आसान सवाल से ही है, ठीक है। तो एक काम किया करेंगे, जब भी कभी इन्वेस्टमेंट इनकम कॉन्सेप्ट आएगा तो हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे जी, रिसीट पेमेंट स्केड्यूल। वो कैसे बनते हैं, शेड्यूल, वो मैं बनाना तो सिखा देता हूं, ठीक है। लेकिन एक काम आप किया करेंगे, सवाल के अंदर रिसीट पेमेंट, मैं इनकम एक्सपेंस नहीं कह रहा, मैं बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करते हुए लफ्ज इस्तेमाल कर रहा था, एक्सपेंस लिखो, पेमेंट मत लिखो, ठीक है। इनकम लिखो, पेमेंट मत लिखो। एसेट की कॉस्ट निकालते हुए कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लिखो, कंस्ट्रक्शन पेमेंट ना लिखो। वो एवरीथिंग इज ओवर, एक्रूअल बेसिस की अकाउंटिंग जो चल रही होती है, ठीक है ना। अभी जो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, इसको तो नाम ही क्या है, रिसीट और पेमेंट। तो सारे सवाल में जितनी रिसीट्स और पेमेंट्स आप कर रहे होंगे उनको नंबरिंग कर लेनी है आपने, ठीक है। डेट वाइज नंबरिंग, डेट वाइज नंबरिंग। आपको क्या सर क्या मजाक कर रहे हैं, नजर आ रहा है 1 जनवरी को लोन आया, 1 जनवरी को पेमेंट 31 जुलाई को, क्या मसला है। और भाई यहां मसला नहीं है, मुश्किल सवालों में मसला है। एक दिन लोन आएगा, उसके कुछ दिन बाद एक पेमेंट होगी, फिर उसके कुछ दिन बाद दूसरी पेमेंट होगी, तीसरी पेमेंट से पहले इस लोन का प्रिंसिपल रीपे हो रहा होगा, साथ इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, फिर उसके बाद एक कंस्ट्रक्शन पेमेंट आएगी, फिर लोन की किस्त पे हो रही, फिर इंटरेस्ट पे, वहां पे जाके फिर इक्विटी बीच में आ रही होगी, ठीक है। तो ये सारी बातें फिर काबू में नहीं आएंगी, मुश्किल हो जाता है। तो मुश्किल काम को सीखने के लिए आसान सवाल ही पहले पकड़ते हैं ना, पहली बार ही मुश्किल सवाल के अंदर चीजें सीखी जा सकती हैं। तो भाई अगर सरप्लस फंड आर इन्वेस्टेड वाली लाइन आ रही है, यानी इन्वेस्टमेंट इनकम आपने निकालनी है, तो आपके लिए जरूरी है इन रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना। और रिसीट पेमेंट शेड्यूल बनाना है तो उसके लिए जरूरी है पूरे सवाल में रिसीट्स और पेमेंट्स की नंबरिंग करना, ओके। चलो फिर शुरू करते हैं। ये 10 मिलियन के साथ 1 लगा, सबसे पहले तो यही आया ना, बोलो। और फिर 4 मिलियन, ओहो, ये भी 1 जनवरी को आ गया, तो फिर इसको कर लो ए और इसको कर लो बी, ठीक हो गया। 2 नहीं करना, एक डेट वाली एक ही नंबर पे होगी, ओके। डेट वाइज नंबरिंग, 31 जुलाई 2, 31 अगस्त 3, ठीक है। अब भाई ये नंबरिंग हो गई है, अब रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना है।
तो ये हमारी वर्किंग है, आज की पहली वर्किंग, आज की ताज़ा खबर। आज हम रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाना सीखेंगे। रिसीट पेमेंट, नोट कर लो, समझना मत, शाबाश। रिसीट पेमेंट स्केड्यूल, शेड्यूल आसान लगता है, स्केड्यूल मुश्किल लगता है। शेड्यूल बनाना आसान लगता है तो शेड्यूल बना लो, स्केड्यूल बनाना आसान लगता है तो स्केड्यूल बना लो, ठीक है, जो आपको आसान लगे। ओके। डेट डिस्क्रिप्शन, अब एसेट और रिवेन्यू सरप्लस नहीं लिखना जज्बात में आके, ऐसा डेट डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिक का कॉलम आ गया। यहीं पर इंशाअल्लाह कतें पड़ेंगी, बातें मत करें। आने वाले दिनों में यहाँ जनरल लोन का कॉलम पड़ेगा, यहाँ इक्विटी का कॉलम पड़ेगा, तो कॉलम्स बढ़ेंगे, यहीं पे बढ़ेंगे, बुनियाद यही रहेगी, ठीक है, मसला कोई नहीं होना, आसान बहुत है ये टॉपिक, ठीक है। फिलहाल तो सिर्फ स्पेसिफिक लोन है और आखिरी कॉलम हमेशा बैलेंस का होगा जिसकी असल में हमें ज़रूरत है, ठीक हो गया। अब साथ साथ नोट करना, अगर रोक कर एक दफ़ा देख लें तो ये जिनको है तकलीफ करते रहे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को नोट करते ज़्यादा से समझ आता हो। बहरहाल मेरी कोशिश तो ये होती है कि आप लोग मत नोट किया करें समझते हुए। मेरी कोशिश ये होती है कि जो सवालों में कुछ भी ना मिटाऊं उसमें से, काफ़ी दो लाइनें सीधी कर रहा हूँ, सिर्फ इसी वजह से होता है कि आप एंड में एक तस्वीर खींच के उसको फिर बाद में भी कमी बेशी हो तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझने के ऊपर ज़्यादा फोकस है आपका। अच्छा जी, अब 1 जनवरी 2010 को लोन रिसीव हुआ, कितना जी, 10 मिलियन। ये वर्किंग है, ऊपर मिलियन लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे फिगर जाएगी, खुद ही मिलियन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसी दिन क्या हो रहा है, इसी दिन ए और बी दो हो गए ना, 1A लोन रिसीव 10 पॉजिटिव, इसी दिन 1B ठेकेदार को पेमेंट भी कर दी, जैसे एडवांस टाइप बताया, एफर्ट कम शुरू कर, ठीक है। तो ये क्या है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट, ये भी किस दिन हो रही है जी, 1 जनवरी 10 पे फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट -4। भाई एक ही दिन पर ये नहीं जरूरी कि 2 ही पेमेंट्स रिसीट पेमेंट्स हों, मल्टीपल भी आ जाया करेंगी सवाल के अंदर, 2 रिसीट्स, 3 पेमेंट्स, 1 रिसीट, 4 पेमेंट्स। तो एक दिन पे जितनी भी रिसीट्स और पेमेंट्स आए उनको एक डिब्बे में आपने बंद कर लिया करना है, ठीक है, और नेट का आंसर निकाला, 2 हों, 4 हों, 10 हों, 20 हों, हमें इससे क्या, एक दिन है तो डिब्बा। पिछली दफा मैं बच्चों को कहता था डिब्बे में डिब्बा, डिब्बे में केक, ऐसे कहता था, बच्चों को याद होगी थी बात, आपने नहीं ऐसे याद करना, आपको तो वैसे ही याद होगी बात, ठीक है ना। तो एक ही दिन की, अगर एक ही दिन पे मल्टीपल रिसीट्स पेमेंट्स होंगी तो डिब्बा लगा लेना है, और टोटल बताओ कितना है। पहले इस डिब्बे के नीचे 6 को लिखना है और फिर इसको आउटर कॉलम में ले जाना है और कहना है ये बैलेंस पड़ा, ओके। ये मतलब क्या बता रहा है, अब 6 मिलियन अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, 6 मिलियन का बैलेंस अवेलेबल है दराज में फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 1 जनवरी 10, ठीक है। लेकिन अभी रुक जाओ, देखते हैं कि ये कब तक है। अच्छा, अब एक सवाल जहन में आना है, पहले उसको किल कर लें जी। सवाल जहन में ये आ सकता है कि ये पैसे इन्वेस्टमेंट कर दें, मिसाल के तौर पर किसी बैंक में रखवा दिए और जब जरूरत पड़ी तो वो पैसे देना, तो ऐसा नहीं होता। असल में ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ही की जाती है। बैंक को जाके कहा जाता है कि बैंक आप ये पैसे रख लो, लेकिन ये हमने ना कंस्ट्रक्शन के लिए रखे हुए हैं, तो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम आपसे ये लेते रहेंगे, ठीक है। आप में 10 दिन में ज़रूरत पड़ेगी 10 दिन में ले लेंगे, 20 दिन पड़ेगी 20 दिन में, महीने पड़ेगी महीने में, जितने ज़रूरत पड़ेंगे उतने लेते रहेंगे, बस जितना अरसा आपने इस्तेमाल करना है उतने अरसे का इंटरेस्ट आपने देते रहना है। तो ये नॉर्मली इस तरह की इन्वेस्टमेंट हो तो सकती है, लेकिन उस पर फिर इंटरेस्ट रेट बड़ा कम मिल रहा होता है। तो इसलिए आप देखें कि आपको लोन मिला है, ये बी को लोन नहीं, जे को लोन मिला 12% पे है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट इनकम 6% पे नहीं कर रही है, यही वजह होती है, ठीक है। नॉर्मली ऑन डिमांड ही होता है, ओके, ठीक है। अच्छा चलें, तो 6 मिलियन अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट रहा। 31 जुलाई 2010 आ गया, 31 जुलाई 2010 सेकेंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट, वर्किंग है, तू नहीं डैशें लगा सकता मैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक लोन के कॉलम में कितना पे कर दिया, ये 4 यहां पर माइनस, अच्छा 2 माइनस कर दें, फिर 2 पे किया तो 2 माइनस करें, निकाल दूंगा क्लास से तुम्हें, ओके जी। तो बैलेंस कितना है, 4, बोलना नहीं है प्लीज, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्केड्यूल हमें क्या बता रहा है कि 6 मिलियन अवेलेबल रहा 1 जनवरी से 31 जुलाई तक, फिर 2 रुपए की पेमेंट हुई तो 4 बैलेंस है जो अवेलेबल है फॉर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आगे बढ़े और बढ़ के देखा 31 अगस्त पे 4 गया, तो स्केड्यूल में इंशाल्लाह लंबे लंबे माशाल्लाह स्केड्यूल बनेंगे अब तो जी 31, लेकिन फिलहाल नहीं, आज तो पहला दिन है 31 अगस्त 2000 थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट। अब देखो ये ना बैलेंस में से पेमेंट माइनस करके बैलेंस
कोई ऐड हो जाए तो बैलेंस में ऐड करके बैलेंस इस तरह से चलना है, ठीक है ना। तो 4 का बैलेंस पड़ा था, स्पेसिफिक लोन में से पे किया तो बैलेंस हो गया 0, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है सरप्लस फंड का बैलेंस। तो इन्वेस्टमेंट इनकम निकालनी है। इधर देखो, हम यहां पे आएंगे और हम कहेंगे जी 6 मिलियन पर, नहीं 6%, ये अब कितने महीने, अब ये ऐसे ऐसे देखो 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 देखो, देखो। ये 6 मिलियन यकम जनवरी 10 पर अवेलेबल हो गया था फॉर इन्वेस्टमेंट, और 31 जुलाई 10 तक अवेलेबल रहा, जो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई 7 माह, ठीक है। तो इंटू 7/12, नहीं 7 नहीं, एक ही बार निकालेंगे, इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़े, ये 4 मिलियन किस दिन अवेलेबल हो गया, जो 31 जुलाई को अवेलेबल हुआ और 31 अगस्त तक अवेलेबल ही रहा, यानी एक महीना ये 4 मिलियन इन्वेस्टेड रहा और फिर वो पे हो गया तो 0 हो गया, कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो 4 मिलियन पर भी 6%, लेकिन 1/12, सॉरी 1/12 जी। अब इधर देखो कैलकुलेटर पे ना, कैलकुलेटर पे आप यूं लिखोगे 6 इंटू 0.06 इंटू 7/12 प्लस 4 इंटू 0.06 इंटू 1/12 और इक्वल दबाओगे ना तो वो खुद ही जवाब दे देगा आपको टोटल, ठीक है ना। तो इसलिए अलग अलग टोटल निकाल के टाइम जाया नहीं करना। बताओ टोटल 0.23 जी, नेट कर दो इनका 0.67 और कुछ था नहीं, तो ये बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड 0.67, डन जी। ओके, उसके बाद अब एसिडी कॉस्ट भी निकाल, और एसिडी कॉस्ट में तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आनी है 4 2 4, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 4 जमा 2 जमा 4 10 आ गया, कोई परमिट फी नहीं, कोई कंसल्टेंट फी नहीं, तो 10.67 एसिड की कॉस्ट। ये मुझे लग रहा है लाइन सीधी नहीं, अब सही है, सामने आ गया बाहर, चले। नहीं जी, तस्वीर बना सकते हैं, नोट करने का टाइम नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक देना। जो होमवर्क में 2 सवाल हैं वो इस जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इस जैसा एक और सवाल मुझे करवाने दें प्लीज, मुझे मत रोकें। सब बच्चे क्वेश्चन 4 को पढ़ना शुरू कर दें जिन्होंने तस्वीर खींच ली है, और जिन्होंने तस्वीर नहीं खींची वो तस्वीर खींच लें और पढ़ना शुरू कर दें। सॉरी 5 कह रहा हूं, फिर अगला सवाल देखो, 100% सेम क्वेश्चन है जी बेटा, फिर चल गया। यार इसको ना ऊपर कर दो, गर्मी से कोई बीमार नहीं होता, किसी बच्चे को ठंड लग गई तो लग जाती है यार, इंसान ही है। चलें जी, अब 11 मिनट लीगल रह गए हैं, प्लीज 5-1 मिनट इलीगल हैं, नहीं 12 हैं, 12 12 12 12 12 12 28 मिनट है, यस। अच्छा जी सुने, सवाल शुरू कर सकते हैं। जिन्होंने कर लिया है नोट शोट और सवाल या तस्वीर बना लिया है, तो वो ये सवाल शुरू कर सकते हैं। उस शुरू करने में कम से कम ये काम कर सकते हैं, कमेंसमेंट सिचुएशन निकाल लें इतनी देर में। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 5, तो तुम्हें नजर तो नहीं आ रहा, नहीं देखना। अच्छा जी, सवाल एटलीस्ट पढ़ तो लें।
जी क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं जी। ऑन यकम जुलाई 16 अ मीडियम टर्म लोन ऑफ 2 मिलियन वाज ऑब्टेन। तो यकम जुलाई 16 पे लोन रिसीव हुआ स्पेसिफिकली फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। ये रूल जो मैं आपको लिखवाया ना कमेंसमेंट सजेशन का, ये है भी सिर्फ स्पेसिफिक रूल स्पेसिफिक लोन के लिए, लेकिन जब जनरल लोन का रूल लिखवाऊंगा तब फिर मैं बताऊंगा ना ये स्पेसिफिक के लिए था, वो जनरल के लिए। वैसे बता भी दिया। अच्छा दोबारा बताऊंगा उस वक्त। अच्छा जी, लोन रिसीव यकम जुलाई, द कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्टेड ऑन यकम जुलाई। ठीक है, लोन कैरिड मार्कअप ऑफ 10% पर एनम। साथ सवाल भी बढ़ते जाए ना और डाटा एक्सेप्ट करते जाए। पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर वर एज फॉलोज। तो पहली पेमेंट भी यकम जुलाई 16 पर, तो ये तो तीनों डेट्स हो गई सेम। उसके बाद 4 पेमेंट्स और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च 17 पर। तो फिर 9 मंथ्स बनते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 16 और जनवरी, फरवरी, मार्च 17। 30 जून वाला साल है, होश करो 30 जून वाला साल है ऐनक वाले भाई। फॉर द ईयर 30 जून 2000। क्या नाम है तुम्हारा? शहरयार। 30 जून वाला साल है। ठीक है, अब शकूर तुम्हें पानी पे प्यास लग जाती तुम्हें थोड़ी देर बाद। ओके, इन सरप्लस फंड्स को 4% पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। टोटल बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज निकालनी है और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट निकालनी है। मैं इसको बिल्डिंग ही कहूंगा। ओके जी, तो ये हमारी वर्किंग्स हैं जी, यही वर्किंग्स हैं। देखो सेम वर्किंग्स हैं, सेम वर्किंग्स हैं। कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज, बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज में लोन प्रोसेसिंग चार्जेस, फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑन स्पेसिफिक लोन, इन्वेस्टमेंट इनकम सिर्फ इसे रिलेट करती है जनरल लोन। ठीक है, देखो पहले से डैश लगी पड़ी है। ठीक है, ये तो होना ही नहीं है, अभी तक सवाल के अंदर आए नहीं, इंशाल्लाह ये भी आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिलहाल नहीं है। ओके अच्छा, अब सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आसान नंबर ले लिया करें। ठीक है, आसान नंबर सबसे ज्यादा कौन से हैं? स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट एक्सपेंस। 9 मंथ्स निकाल चुके, 9 मंथ निकाल चुके। लोन है बोलो बोलो 10 मिलियन नहीं 2 मिलियन। लोन है 2 मिलियन, इंटरेस्ट रेट है 10% और 9। अच्छा इधर देखो ना, आपने 9/12 में फासला नहीं रखना, लेकिन ना मैं 9 से थोड़ा दूर 12 लिख रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट इस सवाल के बाद आपको सिखाना है। ठीक है ना, तो जब सिखाना है उस वक्त आपको कह दूंगा 9 से जरा दूर लिखना 12, 9/12 में थोड़ा सा फासला रख दो, कुछ लिखना पड़े बीच में तो। ठीक है ना, किसी वजह से कह रहा हूँ, आप छोड़े फिलहाल, ये ना कहिएगा बस मुझे कि ये सर 9/12 दूर क्यों कर दिया, बस किसी वजह से किया, मैं दोबारा नोट नहीं करना चाह रहा ना। ठीक है, अच्छा जी 0.15 डन जी। उसके बाद अब हमें इन्वेस्टमेंट इनकम चाहिए और इसके लिए हमें रिसीट पेमेंट स्केड्यूल चाहिए, और रिसीट पेमेंट स्केड्यूल के लिए हमें नंबरिंग चाहिए। 2 दफा इसलिए करवा रहा हूं ताकि तसल्ली हो जाए कि हमें आता है। ओके जी, नंबरिंग 2 मिलियन यकम जुलाई 16 को आया लोन, फिर यकम जुलाई 16 को ही, तो इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इतनी आसान नंबरिंग होती है सर, करवाते हैं। मुश्किल में तैयारी हो जाए ना जरा। ठीक है, तो तरतीब एक बार सेट हो जाए, काम करना आ जाए, फिर मुश्किल सवालों में भी कर लेंगे जी। तो रिसीट पेमेंट स्केड्यूल बनाते हैं जी। यकम जुलाई 2016 पर लोन रिसीव्ड कितना जी? अभी 2, मुझे 10 को 2 करवाया बच्चों ने और फिर आप। इसी दिन यकम जुलाई 16 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है जी? 0.8। अब डेट्स देख लेना जरा। ठीक है, 0.8। अब ये एक ही डेट है तो लगाओ डिब्बा और डालो केक। ठीक है जी, तो डिब्बा लगा लो और आंसर क्या आता है? तो डिब्बे का आंसर ना एक बार लिख लिया करना इधर जी, 1.2। ये 1.2 अब अवेलेबल हो गया, लिख दो इसको बैलेंस में। ठीक है, अब ये 1.2 बैलेंस अवेलेबल है, यकम जुलाई 16 से ऑनवर्ड्स अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद 2 लगा हुआ है यकम नवंबर पे 0.6। तो यकम नवंबर पे क्या हुआ जी? सेकेंड ... जी 0.6 माइनस कर दो तो 0.6 ही बैलेंस में बच गया। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या हुआ भाई जी? थर्ड पेमेंट आ गई किस दिन? यकम जनवरी 2017 पर थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.2 0.4 आ गया। ठीक है जी, और उसके बाद यकम मार्च 17 पर आखिरी पेमेंट हुई, फोर्थ कंस्ट्रक्शन पेमेंट 0.4 हुई और कहानी खत्म। ठीक है, अब जनाब 1.2 यकम जुलाई 16 से अवेलेबल है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर रुको यकम नवंबर है 4, फिर 0.6 यकम नवंबर से अवेलेबल है, नवंबर और दिसंबर, जनवरी नहीं है, फिर 0.4 यकम जनवरी से अवेलेबल है, जनवरी और फरवरी। तो पहले 4 महीने और फिर 2 महीने। ठीक है, तो अच्छा उधर जा रहा हूँ, इधर ही है वो सवाल, उधर वाला तो पड़ा रहे, कंपैरिजन में दोनों ही तस्वीरें बन जाएंगी फिर जी। तो जी
सबसे पहले 1.2 मिलियन और परसेंटेज है इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इनकम की, और कितने महीने 4/12। ठीक है, ये 4/12 आ गया। आंसर तो एक ही बार लिखेंगे हम, पता है ना आपको जी। उसके बाद 0.6 अवेलेबल हो गया, 4% कितने मंथ्स 2/12, और लास्ट में 0.4 अवेलेबल हुआ 4% के हिसाब से, फिर 2/12। ठीक है, तो टोटल 0.02 काफी है, 2 दफा काफी है, दो डेसिमल काफी है डिजिट। ठीक है ना, डेसिमल के बाद जी। तो 0.13 आ गया, 0.13 ही टोटल आ गया, और ये 0.13 यहां भी आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है जी, 0.8 है, अच्छा 0.8 प्लस 0.6 प्लस 0.2 प्लस 0.4 जी, टोटल 2, और कुछ नहीं है तो 2.13 आ गया। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, कोई मसला। अब नई चीज जरा सीख लें जानदे जानदे। क्वेश्चन नंबर 5A, बाकी सारा डाटा सेम है जी। ठीक है, अज्यूमिंग ऑल अदर डाटा इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 5, बट कंस्ट्रक्शन वर्क was suspended for 10 days during नवंबर 2000, केड़ा साल चल रहा है, सवाल में केड़ा साल चल रहा है, 17, चलो तो नवंबर 2016 में 17 में तो आगे निकल जाएगी ना बात। ड्यूरिंग नवंबर 2016 ड्यू टू सीमेंट बीइंग स्ट्रेंथन्ड, सीमेंट बीइंग क्योर्ड यानी स्ट्रेंथन्ड, मजबूत हो ले। भाई बिल्डिंग बनती है, मिसाल के तौर पे आपने कोई 10 मंजिला प्लाजा बनाना है, पहली मंजिल बन गई है, उसका पीसीसी डल गया है, लंटर जिसे कहते हो, तो लंटर डलने के बाद 10-15 दिन आपको पता है काम रोकना पड़ता है। वो पानी शानी लगाते हैं, उस सीमेंट को पक्का होने देते हैं, स्ट्रेंथन क्योर होने देते हैं, जब तक वो 10-15 दिन काम ना रोकें ऊपर काम चल ही नहीं सकता। यानी ये इसके कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का एक लाजमी जुज्व है। हम इसको सस्पेंशन देखा जाए ना तो कह ही नहीं सकते, कोई बंदा ये नहीं कह सकता बिल्डिंग पे काम रुका पड़ा है। ठीक है ना, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन का, सारी दुनिया की बिल्डिंग्स में आपको लंटर डाल के कुछ अरसा कुछ टाइम उसको सूखने के लिए देना पड़ता है, क्योर स्ट्रेंथन होने के लिए देना पड़ता है, ताकि वो चीजें पकड़ लें एक दूसरे को, सीमेंट वगैरह अपनी जगह पकड़ लें, सरिया पकड़ लें, रेत, समझ रहे हो ना। तो ये कंस्ट्रक्शन का एक जरूरी लाजमी जुज्व है, ये कंस्ट्रक्शन ही है, इसको आप सस्पेंशन कह ही नहीं सकते। इसको क्या कहा जाता है जी, रूटीन सस्पेंशन। क्या कहा जाता है जी, ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी ये है रूटीन सस्पेंशन। ठीक है जी, तो रूटीन सस्पेंशन आए तो छोड़ो स्टैंडर्ड की बातें, मुझे अपने दिल की बात बताओ। अगर रूटीन सस्पेंशन हो तो क्या ये इंटरेस्ट एक्सपेंस उन दिनों में एसिडी कॉस्ट में ऐड करना रोक देंगे या नहीं रोकेंगे? भाई ये तो सस्पेंशन ही नहीं है, समझो सस्पेंशन ही नहीं है, समझो काम चल रहा है। तो इसलिए अगर कभी रूटीन सस्पेंशन आएगी तो हम उसे सवाल में क्या कर देंगे, इग्नोर। क्या कर देंगे, इग्नोर, ऐसे जैसे है ही नहीं। ठीक है, अभी लिखवा देता हूं। ठीक है, एक और सवाल बना, यानी कि सोल्यूशन, अगर मैं इसका अब सोल्यूशन करूं तो मैं क्या लिखूंगा, सोल्यूशन सेम नहीं, 100% सेम, 100% सेम एज अबव। ठीक है, यानी हमने क्या कर दिया, सिरे से इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5B, अज्यूमिंग ऑल अदर डाटा इज सेम, पहले वाले से सेम करना, दूसरे वाले से नहीं कर लेना, सेम एज क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो दूसरे भी कर लो तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले और दूसरे में कोई फर्क ही नहीं है। बट construction work was suspended for the whole month of December 2016 due to, अच्छा जी, लेबर स्ट्राइक, ड्यू टू लेबर स्ट्राइक या ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, या ड्यू टू, भाई जरा आना जल्दी से, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जल्दी, या ड्यू टू हैवी रेन्स, ड्यू टू हैवी रेन्स। आप तो आ जाए, आप क्यों रुक गए जी, मैं वो लैपटॉप रुका तो रुक गए।
कुछ मामला समझे। अब सस्पेंशन तो हो रही है, लेकिन ये सस्पेंशन सारी दुनिया के अंदर हर बिल्डिंग बनाने के लिए 1 महीना लेबर की हड़ताल करवाना जरूरी है। हाँ, ये हमारी बिल्डिंग बन नहीं रही, रो रही है। क्या हुआ? साथ वाली बिल्डिंग जब बनी थी तो 1 महीना बारिशें होती थी, काम रुका रहा था, इधर भी रोको तब मैंने बनना है। ऐसा होता है क्या? बोलो। तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल है, या लेबर स्ट्राइक है, या हैवी रेन्स है, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हैं, ये कोई बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ऐसी सस्पेंशन अगर आ जाए, ठीक है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, या मैंने तीसरा क्या बोला था, हैवी रेन्स एटसेट्रा है, हैवी रेन्स, ये कुछ एग्जांपल्स थी। ठीक है, जो आपको नजर आ रहा है कि ये कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कि ये बिल्डिंग बनने के लिए 1 महीना बारिश होना जरूरी है जी, 2 महीने तक रॉ मटेरियल का शॉर्ट होना जरूरी है, वरना बिल्डिंग नहीं बनेगी। ऐसा कुछ होता है यार? ठीक है, तो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल या हैवी रेन्स एटसेट्रा। ठीक है, तो क्या करेंगे? कंसिडर करना है इसको। क्या करना है? कंसिडर करना है। ठीक है, तो ये है इसके लिए आपका तस्वीर खींचने वाला मामला। ठीक है, कंसिडर करना है। और मैंने बोला डी यानी दिसंबर का महीना, दिसंबर का महीना जहां जहां नजर आए वहां उसे काट डालो, जहां जहां नजर आए वहां उसे काट डालो। बात समझे हो? क्यों? दिसंबर के महीने में सस्पेंशन रही, काम रुका रहा, तो हम कहेंगे इस 1 महीने की इंटरेस्ट को एसिडी कॉस्ट में ऐड मत करो। हाँ, बैंक ने लेना है, एक्सपेंस में फेंकेंगे। ठीक है ना? अब अगर कभी सवाल के अंदर सवाल पढ़ के शुरू करते हैं ना, सस्पेंशन आए और वो रूटीन हो, जस्ट इग्नोर। ठीक है, चाहे काट देना सवाल में से। और अगर कभी सवाल में सस्पेंशन आए और वो हो रूटीन नहीं, नॉन रूटीन, रूटीन ना हो बल्कि नॉन रूटीन हो, तो ठटक जाओ। लेकिन ठटक कर सिर्फ एक काम करना, पूरे सवाल में उसको नहीं देखना। सवाल सॉल्व करते हुए 2 काम कर लेने। एक काम, ये बटा लगाते हुए थोड़ा सा फासला डाल देना। ठीक है ना? बात समझे हो? और दूसरा, मंथ्स लिख लेने कि ये कौन कौन से महीने हैं। तो ये 9/12 जो किया आपने, कौन कौन से महीने थे? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये कौन कौन से 4 महीने थे? जल्दी से बताओ। ये कौन? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ये कौन कौन से महीने हैं जी? नवंबर और दिसंबर। ये कौन कौन से हैं जी? जनवरी और फरवरी। ठीक है ना? अब सवाल पूरा करते हुए आपने सस्पेंशन क्या किया हुआ है? इग्नोर। सवाल में सिर्फ मंथ्स लिखते आ रहे हो साथ साथ, ये साथ साथ ही कर लेना है। और बटा लगाते हुए आपने 2 मिलियन इंटू 10% 9/12 कर देना, थोड़ा सा 2/12, 4/12, थोड़ी सी जगह छोड़ दिया आपने। ठीक है, पूरा सवाल कर लेना, साथ साथ सस्पेंशन को देखा ना तो उड़ जाओगे। ठीक है ना? आपने सस्पेंशन, नॉन रूटीन सस्पेंशन को उड़ाना है ना कि खुद उड़ना है। तो पूरे सवाल में इसको इग्नोर कर दिया कि जैसे है ही नहीं, सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रख लिया, बटा लगाते थोड़ा सा फासला रख दिया, हर जगह पे, हर जगह पे। ठीक है, और मंथ्स लिख लिए। अब कौन सा महीना सस्पेंशन रही है? दिसंबर। तो शुरू हो गए, जुलाई, अगस्त, दिसंबर, चलो फिर छुट्टी करो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तुम इधर किधर, चलो। अब जहां जहां से इसको हमने काट दिया वहां वहां से -1। अब कैलकुलेट करते हुए इसको 8/12 कहोगे, इसको 1/12 कहोगे, बाकी सारा सवाल वैसे ही रहेगा। आंसर नहीं निकालने, बस सस्पेंशन आए तो आंसर एंड पे निकालने। ठीक है, अब ये बदलकर कितना हो जाएगा, और ये बदलकर कितना हो जाएगा, और ये बदलकर कितना हो जाएगा, जल्दी से बता दो। ये पॉइंट मैं बताता हूं बेटा, पॉइंट जल्दी करें। 2 मिलियन इंटू 10% इंटू 8/12 कर दोगे ना, 8/12 कितना आता है? 0.13। ये वैसे ना राउंड करके उतना ही बचा है पिछली क्लास में, मतलब थोड़ा सा फर्क पड़ा ना, वो 0.23 था तो 0.21 हो गया होगा। तो ये 0.11 हो जाएगा, और ये 0.11 हो जाएगा, और ये 0.11 ऐड होगा, और ये भी 0.11 हो जाएगा। तो सवाल में नॉन रूटीन सस्पेंशन से ये असरात पड़ेंगे। ये लाल वाला सोल्यूशन जो है ये नॉन रूटीन सस्पेंशन के लिए। ठीक है ना? पहले इसको देख लो, फिर मैं क्वेश्चन भी सामने कर देता हूं। ओके, तो भाई रूटीन सस्पेंशन सवाल में तो कुछ है ही नहीं फिर। ठीक है, नॉन रूटीन है तो सिर्फ क्या करना है, सवाल करते हुए ये मंथ्स लिख लेने, और उसके बाद बटा लगाते थोड़ा सा फासला दे देना है। अब जिस महीने की सस्पेंशन है, वो जुलाई भी हो सकता था, वो फरवरी भी हो सकता था, जिस महीने की सस्पेंशन है वो महीना जहां जहां नजर आ रहा है वहां वहां से काट दो। बटे में तो जगह वैसे छोड़ी हुई थी, -1 है, -2 है, 1.5 महीना है, 1.5 कर दो, आधा महीना है 0.5 कर दो, 10 दिन है 0.33 कर दो, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो ये देख लो कि जितना अरसा है वो वहां से निकाल के बाहर फेंक देना। ठीक हो गया? ये हो गया भाई? जल्दी करो, मैं कहां जाऊं, किधर जाऊं, मैं किधर जाऊं, मैं छड़ जाऊं। अच्छा जी, दिखाता हूं। ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी कल अंग्रेजी में भी लिखवा दूंगा। तैयार जाओ ना यार, अब किसी सर नागुल में मार पानी, छेती करो जी, वो भी दिखाता हूं। ये होगी तस्वीर?
सही है जी। अब ये भी लिख लें, चलें, बच्चे कह रहे हैं। ठीक है जी। और होमवर्क में पहले से लिखवा चुका हूं, जिंदगी रही तो। कल मुलाकात होगी। लेक्चर नोट्स का क्वेश्चन 2 और 3। अल्लाह हाफिज।